तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। इसमें आपको बहुत सोच समझ कर चुनना होता है कि आप कौन सी कविता लेंगे। तो आपको जो 15 मिनट का समय दिया गया है उसके भीतर यही करना है, आगे का प्रश्न पत्र नहीं पढ़ना, बार बार कह रही हूँ। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको 2 कविताओं में से एक कविता चुनने के लिए सबसे पहले तो यह देखना होगा कि कौन सी कविता आपको रुचिकर लग रही है, और जब दोनों कविताएं आप ध्यान से पढ़ लेते हो उसके बाद उनके प्रश्न भी पढ़ने चाहिए। हो सकता है जो कविता आपको पसंद आ रही हो उसके प्रश्न मुश्किल हो, क्लिष्ट हो, ट्विस्टेड हो, तो उसके उत्तर आपको नहीं मिल पाएंगे। हो सकता है जो कविता आपको पसंद नहीं आ रही है उस कविता के प्रश्न इतने सीधे सीधे और आसान से पूछे गए हैं कि उसके उत्तर आपको साफ साफ सामने मिल रहे हैं। तो आपको दोनों कविताएं पढ़ने के बाद उनके प्रश्न ज़रूर पढ़ने हैं और प्रश्नों को देखकर आपको कविता चुननी है कि कौन सी कविता के सही उत्तर आप चुन सकते हैं। अब पहली कविता है, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदनवन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। ओ माँ माँ ओ माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। तो माँ के लिए भी वह मिट्टी लेकर आई है, मिट्टी खाना उसे पसंद है बेटी को, तो माँ के लिए भी ले आई है और माँ को बड़े प्यार से कहती है माँ मिट्टी खाओ। तो बच्चे को देखकर माँ को अपना बचपन याद आ जाता है। तो देखते हैं इसके प्रश्न किस प्रकार हैं। कवित्री को बार बार बचपन की याद क्यों आती है। दूसरा प्रश्न है, बचपन की कौन सी बातें भूली नहीं जा सकती। नंदनवन का प्रयोग किसके लिए किया गया है, बड़े बड़े। चलिए दूसरी देखते हैं कविता कौन सी है। दूसरी कविता का विषय है, माना आज मशीनी युग में समय बहुत महंगा है लेकिन। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा आसान सी कविता तो यही लग रही है, बच्चों के ऊपर जो आधारित है, माँ और बच्चे पर। चलिए देखते हैं इसके प्रश्न किस प्रकार हैं। कवित्री को बार बार बचपन की याद क्यों आती है। बचपन के दिन मधुर होते हैं, बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। बचपन के दिन स्वच्छंद और उल्लासपूर्ण होते हैं, बचपन के दिन चिंता रहित होते हैं। तो अब यहाँ पर बचपन के दिन सबको प्यारे लगते हैं, ये तो हम करते हैं गलत, क्योंकि इसकी कोई बात यहाँ ऊपर कविता में नहीं की गई है। बचपन के दिन मधुर होते हैं, ये ठीक है। बचपन के दिन स्वच्छंद और उल्लासपूर्ण होते हैं, 2 बातें यहाँ पर डाली गई है। स्वच्छंद यानी आज़ादी से भरे हुए, उल्लासपूर्ण मतलब हर वक्त खुशी रहती है मन में। बचपन के दिन चिंता रहित होते हैं, ये भी सही है, लेकिन हम इस विकल्प के साथ जाएंगे क्योंकि इसमें 2 बातें कवर हो रही हैं कि बचपन के दिन स्वच्छंद मतलब आज़ादी से भरे होते हैं और उल्लासपूर्ण होते हैं मतलब हर वक्त खुशी मन में, उत्साह एक छाया रहता है मन में। चिंता रहित बात उसी में आ गई, तो ये वाला विकल्प जो है उसी में कवर हो गया, इसलिए ये कवरिंग विकल्प है। ये विकल्प जो है वो सबको कवर कर रहा है, इसलिए हम इसके साथ ही जाएंगे। सोचने का तरीका यही होता है एमसीक्यू में, आपको बड़े ध्यान से सोचना होता है कि कौन से विकल्प में दूसरी बातें सारी कवर हो रही है। इसका अगला प्रश्न है, बचपन की कौन सी बात भूली नहीं जा सकती। कोई काम न करना, चिंता रहित जीवन उल्लासपूर्ण, खेलना कूदना, मचलना, माता पिता से अपनी हर हठ पूरी करवाना। तो माता पिता से जिद पूरी करवाना सही तो है, ऊपर बात की है कवियत्री ने इसकी, लेकिन इसको रखते हैं होल्ड पर, उतना परफेक्ट नहीं है कि कौन सी बात भूली नहीं जा सकती पूछा गया है। खेलना कूदना मचलना, चिंता रहित जीवन उल्लासपूर्ण। चिंता रहित जीवन उल्लासपूर्ण सही विकल्प है, क्योंकि कोई भी चिंता इस उम्र में नहीं होती, यह भूला नहीं जा सकता बचपन का वो समय, इसकी वजह से। अगला प्रश्न है, नंदनवन का प्रयोग किसके लिए किया गया है। नंदनवन यानी एक फूलों से भरा हुआ जंगल। तो नंदनवन अपनी बिटिया के लिए, अपने घर के लिए, स्वयं के लिए, अपने लिए और अपनी पुत्री के लिए। तो बोलो नंदनवन किसके लिए प्रयुक्त किया गया होगा। अब नंदनवन का आप अर्थ लगा पाओगे तो इस विकल्प को चुन पाओगे। वन यानी जंगल, नंदन यानी खुशियों से भरा हुआ, तो एक जंगल में हर तरह के पेड़ पौधे सब कुछ होता है।
तो ये घर के लिए प्रयुक्त किया गया है, बिटिया के लिए भी नहीं, खुद के लिए भी नहीं, और अपने लिए और अपनी पुत्री के लिए भी नहीं। तो यहाँ होगा ये पूरे घर के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, पंक्ति में निहित अलंकार का नाम लिखिए। बड़े बड़े, 2 बार एक ही शब्द का प्रयोग है, तो यह है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति मतलब एक ही बात को 2 बार बोलना, लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश विकल्प में नहीं दिया गया, यहाँ दिया गया है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। बड़े बड़े मोती से आंसू, तो मोती से में सासी से, उपमा अलंकार। जहाँ तुलना सासी से की जाए तो वहाँ होता है उपमा अलंकार। और रूपक अलंकार नहीं है, उत्प्रेक्षा भी नहीं है, अनुप्रास भी नहीं है। ये बड़े बड़े में ब की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए से अनुप्रास अलंकार समझने की गलती मत करना, क्योंकि एक ही शब्द को 2 बार लिखा गया है, जो कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के अंतर्गत आता है। अलंकार यदि आपको एक बार फिर से पढ़ने हैं तो आपको YouTube चैनल पर उसका भी वीडियो मिल जाएगा, उसे देख लीजिए। कक्षा 10वीं की प्लेलिस्ट में, 12th की प्लेलिस्ट में भी अलंकार का वीडियो आपको मिल जाएगा। तुतलाते हुए बच्ची क्या बोली? मिट्टी खा लो, मिट्टी खाओ, मुंह पोंछ दो, मैं तो मिट्टी खाऊंगी। तो उसने बोला था मिट्टी खाओ, खाओ बोला था, खाओ नहीं बोला था, क्योंकि वो तुतलाती हुई बोल रही थी। तो ये सारे विकल्प हो जाते हैं गलत। मिट्टी खा लो नहीं बोला उसने। जल्दबाजी में बच्चे ये विकल्प चुन लेते हैं, अपनी माँ से उसने कहा मिट्टी खा लो, पर जल्दबाजी करना बहुत गलत होता है। MCQ में चारों विकल्प पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप दूसरा विकल्प चुनोगे, मिट्टी खाओ, तुतलाते हुए बोला था उसने। प्रस्तुत कविता में किसका मानवीकरण किया गया है? बचपन का, जीवन का, नंदनवन का, कुटिया का। कुटिया का भी नहीं, नंदनवन का भी नहीं, जीवन का भी नहीं, बचपन का मानवीकरण किया गया है। क्योंकि यहाँ पर कवियत्री ने बोला है बार बार आता है बचपन याद मुझको, ले गया तू अपने साथ, मतलब बचपन, मधुर याद बचपन तेरी, ले गया गया ले गया जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। तो कौन लेके जाएगा हमसे कुछ? तो वो है, उसे मानवीकरण करके देखा गया है। प्रश्न क्रमांक 8, बचपन की किस प्रवृत्ति का उल्लेख यहाँ हुआ है? तो तुतलाने का, चिंता का, मासूमियत का, स्वच्छंदता का। किसका उल्लेख हुआ है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कोई इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। इसमें स्वच्छंदता की बात की गई है, मासूमियत की भी बात है, क्योंकि वो बड़े प्यार से मिट्टी ले आती है अपनी माँ को भी खिलाने के लिए बच्ची। चिंता का नहीं, ये गलत है। बाकी तुतलाने का तो सुपरफिशियल आंसर हुआ, बिल्कुल एक छोटा सा जिक्र इस कविता में उसका है। जो पूरी कविता घूमती है वो इर्द गिर्द घूमती है मासूमियत और स्वच्छंदता की। तो स्वच्छंदता यानी आज़ादी। अब आज़ादी की इतनी बात तो उसमें नहीं है जितनी मासूमियत की है, कि बच्चे कितने मासूम होते हैं, चिंता रहित होते हैं, स्वच्छंद होते हैं। वो मिट्टी तो खुद खा कर आई है और साथ में अपनी माँ के लिए भी लेकर आई है कि माँ तुम भी ये मिट्टी खा लो थोड़ी सी। तो उसकी मासूमियत दिखाई देती है इससे। तो ये कविता में किसका उल्लेख हुआ है? मासूमियत का, स्वच्छंदता का हम करते हैं गलत। तो आपको जब ऐसे फंसाने वाला कोई विकल्प मिल जाए जिसमें आपको दोनों विकल्प सही लगे, तो आपको बड़ी ध्यान से कविता को समझना है कि पूरा जो कवर अप हो रहा है मैटर, तो कौन सा मैटर उसमें कवर हो रहा है, और उसी को आपको चुनना है। अब दूसरी कविता है यहाँ पर, माना आज मशीनी युग में समय बहुत महंगा है, लेकिन तुम थोड़ा अवकाश निकालो, तुमसे 2 बातें करनी है। उम्र बहुत बाकी है लेकिन उम्र बहुत छोटी भी तो है। आपको पता है हमारे हाथ से रोज़ समय फिसल रहा है। अगर हमने समय का सदुपयोग नहीं किया, बहुत घंटों हमने समय इधर उधर बर्बाद किया, तो ज़िंदगी आधी निकल गई है, आधी और निकल जाएगी। उम्र बहुत बाकी है लेकिन उम्र बहुत छोटी भी तो है। इसीलिए कवि यहाँ पर ये बात कह रहे हैं, उम्र छोटी भी तो है। एक स्वप्न मोती का है तो एक स्वप्न रोटी का भी तो है। मोती का स्वप्न और रोटी का स्वप्न, मतलब मोती का स्वप्न और रोटी का स्वप्न, इसमें क्या फ़र्क है? रोटी यानी रोजी रोटी कमानी है, आपको अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने घर को चलाना है। मोती का स्वप्न यानी ऐशो आराम की ज़िंदगी का स्वप्न। मोती का जहाँ जहाँ भी जिक्र मिलेगा ना बच्चों, तो आपको याद रखना है मोती वैभव का प्रतीक है, मतलब ऐशो आराम ज़िंदगी के। उसका भी सपना है, हर किसी के मन में सपना होता है कि वो कार चला के जाए,
बसों में धक्के ना खाए। तो इस तरह से वैभव का भी एक सपना होता है रोटी के सपने के साथ साथ। घुटनों में माथा रखने से पोखर पार नहीं होते, मतलब नदी पार नहीं हो सकती अगर आप घुटने में सिर रख के ऐसे रो रहे हो, बैठे हुए हो तो। सोया है विश्वास जगा ले, हम सबको नदियाँ तरनी है, तुम थोड़ा अवकाश निकालो, तुमसे दो बातें करनी है। मन छोटा करने से मोटा काम नहीं होता, नेह कोश को खुलकर बांटो। नेह आपको नहीं समझ में आएगा तो सोचो उससे संबंधित और कौन से शब्द आप जानते हो। स्नेह, स्नेह यानी प्यार, प्यार को खुलकर बांटो, कभी टोटा नहीं होता। टोटा यानी घाटा, घाटा नहीं होता प्यार बांटने से, किसी के साथ दो मीठे शब्द बोलने से घाटा नहीं होता। आंसू वाला अर्थ न समझे तो सब ज्ञान व्यर्थ जाएंगे। अगर आप किसी के आंसुओं को, किसी के दर्द को ना समझ सको तो आपका कितना भी पढ़ा लिखा होना सब बेकार है। अगर आप किसी की तकलीफ, दर्द को नहीं समझ सकते और पर दुख कातरता आपके भीतर नहीं है तो सब बेकार है। आगे कवि कहते हैं, आंसू वाला अर्थ न समझे तो सब ज्ञान व्यर्थ जाएंगे, मत सच का आभास दबा लो, शाश्वत आग नहीं मरनी है, तुम थोड़ा अवकाश निकालो, तुमसे तो बातें करनी है, तुमसे तो बातें करनी है। तो कवि यहाँ पर रोक कर अपने पाठक को कहता है कि थोड़ा सा समय निकालो और मेरी बात सुनो कि प्यार बांटने से कम नहीं होता और जी भर के हमें दूसरे के दुख, दर्द, तकलीफ को बांट कर उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप अपने मन में विश्वास नहीं रखोगे तो आप ज़िंदगी की कोई कठिनाई, मुसीबत को पार नहीं कर पाओगे। तो ये कविता थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इसके प्रश्न देखते हैं किस तरह के हैं। पहले वाली कविता आसान थी, जबकि उसके प्रश्न थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, 2-3 प्रश्न जिनके विकल्प आपको सही लग रहे थे। समय महंगा होने का क्या तात्पर्य है? पहला विकल्प है किसी के पास फालतू समय नहीं है, कम काम करने पर भी अधिक वेतन मिल जाता है, ये गलत है। व्यक्ति को घंटों के हिसाब से पारिश्रमिक मिलता है, इसका कोई जिक्र कविता में नहीं है। महंगाई का ज़माना आ गया है, ये भी नहीं है। किसी के पास फालतू समय नहीं है, ये सही है। एक स्वप्न मोती का है, यहाँ मोती का स्वप्न किसका प्रतीक है? तो वही प्रश्न आ गया जो मैंने आपको बोला था, आपको ध्यान रखना है मोती का क्या अर्थ होता है। एक बहुमूल्य रत्न है मोती, नहीं, ये सीधा सीधा अर्थ है इसका। सुख सुविधा पूर्ण जीवन की चमक दमक से दूरी का, नहीं, ये भी सही नहीं है। अमीरी का जीवन जीने की लालसा का, मोतियों का स्वप्न देखकर खुश होने का नहीं। मोती का स्वप्न है अमीरी के जीवन जीने की लालसा। जो अपने मन में वैभव पूर्ण जीवन जीने की लालसा होती है उसी को कहा गया है एक स्वप्न मोती का भी है। मनुष्य निष्क्रिय होकर आगे नहीं बढ़ सकता, परिश्रम करने से ही उसका विकास होगा। यह भाव प्रकट करने वाली पंक्ति कौन सी है? कौन सी पंक्ति में ये बताया गया है कि परिश्रम करने से ही उसको सफलता मिल सकती है, बैठने से नहीं मिलेगी। घुटनों में माथा रखने से पोखर पार नहीं होता, बिल्कुल सही है, लेकिन हम दूसरे विकल्प भी पढ़ेंगे, हो सकता है उससे ज्यादा अच्छा विकल्प अगला हो। सोया है विश्वास जगा लो, हम सबको नदियाँ तरनी है। सोया विश्वास जगा लो, विश्वास जागेगा तभी नदियाँ हम तर पाएंगे। तो यहाँ पे विश्वास की बात है, यहाँ हम परिश्रम की बात पूछ रहे हैं प्रश्न में। कंफ्यूज होने की पूरे यहाँ पर चांसेस है। ऊपर देखो वही बात हमें इसमें लग रही है, लेकिन यहाँ विश्वास की बात है, वहाँ पर परिश्रम की बात है। मन को छोटा करने से मोटा काम नहीं होता। एक स्वप्न मोती का है तो एक स्वप्न रोटी का भी तो है। तो परिश्रम के करने से ही जो है विकास होगा, ये पहली पंक्ति में ही है। घुटनों में माथा रखने से पोखर पार नहीं होता, मतलब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, ऐसे घुटनों में आप सिर रख के ऐसे नाराज होकर, थके हुए, हैरान परेशान से बैठ जाओ तो आपको जीवन में सफलता नहीं मिल सकती, यही बोला गया है। इसीलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा घुटनों में माथा रखने से पोखर पार नहीं होता। सोया है विश्वास जगा लो, यहाँ विश्वास की बात की गई है। छोटा मन करने से मतलब आत्मविश्वास कम करने से हमारे काम सफल नहीं हो सकते। एक स्वप्न मोती का है तो स्वप्न रोटी का भी है, ये दूसरी बात है, इसमें भी परिश्रम की बात नहीं है। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर प्रेम के भंडार की विशेषता क्या है? लोगों के मन में प्रेम कम होता जा रहा है, इसकी कोई बात कवि ने नहीं की। प्रेम के कारण लोग एक दूसरे के निकट आते हैं, ये भी बात कवि ने नहीं की। प्रेम बांटने से कभी कम नहीं होता, ये की है बात कवि ने। प्रेम के सामने कोई काम छोटा नहीं होता, ऐसी कोई बात कविता में नहीं है। तो हम चलेंगे विकल्प के साथ, प्रेम बांटने से कभी कम नहीं होता। नेह कोश कब व्यर्थ है? नेह कोश मतलब आपके मन में जो प्यार भरा हुआ है वो बेकार कब है? जब इसे दूसरों में न बांटा जाए,
जब इसका लाभ हम अकेले उठाएंगे, जब हम गरीबों को शिक्षित करेंगे, ऐसी कोई बात उसमें नहीं है। जब हम गरीबों का दुख दर्द समझेंगे, ऐसी भी बात नहीं है। उसमें बांटने की बात की गई है, नेह कोष दूसरों में बांटा जाए, तो न बांटा जाए तो वो व्यर्थ है। अगर आपके भीतर कितना भी प्रेम है, दया है, अगर आप वो दया किसी के आगे दिखा नहीं रहे, उसकी कोई मदद नहीं कर रहे, तो आपको उस दया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मन ही मन सोच रहे हो आप कि बेचारा परेशान है और आप उसकी मदद नहीं करते, तो आपके उस बेचारा सोचने की कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपका नेह कोष बेकार है अगर आप उसको दूसरों में बांटोगे नहीं। तो अगला प्रश्न हमारा है एमसीक्यू का 6 नंबर। क्रमांक 6 है, काव्य का मूल संदेश क्या है? विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ना, काम समय पर करना, आत्मविश्वास बनाए रखना, देशभक्ति। देशभक्ति तो इसमें नहीं है कहीं भी, समय पर काम करना भी नहीं है, विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ना होल्ड पे रखते हैं, आत्मविश्वास बनाए रखना। तो आत्मविश्वास बनाए रखना ज़्यादा सही है। विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ना है कंटेंट में, लेकिन पूरा कंटेंट कवर नहीं होता। आत्मविश्वास बनाए रखने की बात ज़्यादा कवर हुई है, इसलिए हम इस विकल्प के साथ जाएंगे और इसको कर देंगे गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, एक स्वप्न मोती का है, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। आप देख रहे हैं अलंकार पूछे जा सकते हैं, अलंकार का वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए। उसमें से केवल 4 या 5 जो अलंकार मैंने समझाए हैं वही आपको ध्यान से पढ़ने हैं, वही प्रश्न में अलंकार पूछे जाते हैं। एक स्वप्न मोती का है, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। विरोधाभास अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा अलंकार है? एक स्वप्न मोती का है, विरोधाभास अलंकार, रूपक अलंकार। हाँ, रूपक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर जो बात बोली गई वो बात नहीं होती। अब स्वप्न मोती का सपना देखना, तो आप सपने में मोती देखोगे कि आप मोतियों के बीच में बैठे हुए हो, मोती बहुत सारे हैं आपके पास। नहीं, यहाँ मोती का अर्थ मोती ना होकर कुछ और अर्थ है, उसका वैभव है उसका अर्थ। तो जहाँ पर जो शब्द रखा गया है उसका वो शब्द ना निकल कर कुछ और अर्थ निकलता है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। हम जाएंगे विकल्प रूपक अलंकार के साथ। विरोधाभास, दो विरुद्ध बातें एक साथ बोली जाती है तब होता है। अनुप्रास अलंकार कहीं नहीं है, ए स म क ह कोई भी रिपीट नहीं हो रहा अक्षर, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी नहीं है, तो हम जाएंगे विकल्प रूपक अलंकार के साथ। तो रूपक अलंकार यदि आपने पढ़ा होगा अलंकार तभी आप पहचान पाओगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, कवि ने आज के युग को मशीनी युग क्यों कहा है? लोग मशीन का ज्यादा प्रयोग करते हैं इसलिए सही लगता है। कम समय कम होने के कारण, ये भी सही लगता है। आत्मविश्वास बनाए रखने के कारण नहीं। लोगों ने अपने आप को मशीन बना लिया है इसलिए। अब आप देख रहे हो 3 विकल्प यहाँ सही है, लेकिन एक गलत है बिल्कुल प्योरली, और बाकी तीनों सही है। कवि ने आज के युग को मशीनी युग क्यों कहा है? लोग मशीनों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं इसलिए। समय कम होने के कारण, कि मशीन की तरह भाग रहे हैं लोगों ने अपने आप को मशीन बना लिया है इसलिए। तो सबसे सही विकल्प है लोगों ने अपने आप को मशीन बना लिया है, क्योंकि लोग आजकल दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते, भाग रहे हैं। वो रोज़ कुछ नई उपलब्धि करना चाहते हैं, सब चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे भाग रहे हैं, तो मशीन बन गए लोग, इमोशंस नहीं रहे उनमें। इसलिए अपने से नीचे जो है उनको ऊपर उठाने की नहीं सोचते, अपना प्यार नेह कोष बांटने की बात कवि ने इसमें की है। इसलिए हम जाएंगे विकल्प घ के साथ। लोगों ने अपने आप को मशीन बना लिया है, अपने इमोशंस को वो मार कर सिर्फ पैसा कमाने की एक मशीन बन गए हैं, भाग रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, और अपने ही घर में अपने ही बच्चों को, अपने ही भाई बहनों के साथ उनके अच्छे रिश्ते नहीं हैं। इसी को कहते हैं मशीन बना लेना खुद को। तो ये थे आपके 2 प्रश्न, अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश के। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो मैंने टिप्स दिए हैं वो आपको बहुत मदद करेंगे। तो आप देख रहे हैं काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है ये, तो आपको आगे के प्रश्न नहीं पढ़ने, केवल और केवल आपको ये 2 प्रश्न 15 मिनट के समय में पूरे करने हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आगे के प्रश्नों के वीडियो यदि आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए कि आपको आगे के प्रश्नों के वीडियो भी इसी प्रकार चाहिए, कि उन प्रश्नों को कैसे हल किया जाए। नमस्कार, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।